हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 पूर्वी से यूनिट 1 का सेकंड पार्ट। इट्स अ पोम ट्राई अगेन। ट्राई अगेन एक मोटिवेशनल पोम है। टाइटल ट्राई अगेन, जिसका मीनिंग है फिर से कोशिश करना। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं और ये आपको इस बुक में हर चैप्टर से पहले मिलेगा। कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ होंगी, प्री लर्निंग एक्टिविटीज़ होंगी। फर्स्ट वन इज़ हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, कौन मोटिवेट करता है, किसको देख करके आपको लगता है कि मुझे अपना बेस्ट करना है। तो समटाइम्स इट कैन बी योर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि हम सिबलिंग्स बोलते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। और इसके अलावा कोई आपका स्पेशल हीरो, जैसे कि जो लोग क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए विराट कोहली, बुमराह, इस तरह से कुछ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। तो जो लोग आपको अपने फील्ड में बेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंड इज वर्क इन पेयर्स। ये ग्रुप एक्टिविटी है। आप दो दो के पेयर बनाएं अपने क्लास में। आइडेंटिफाई वॉट यू सी इन द पिक्चर्स। ये पिक्चर्स दिए गए हैं, आप देखो कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखो फर्स्ट पिक्चर में ये हनी कॉम्ब बनाया जा रहा है, ये हनी बीज हैं। सेकंड में ये एक कॉबवेब, एक मकड़ी का जाला है जो एक मकड़ी बना रही है। थर्ड में कुछ बर्ड्स हैं जो एक ग्रुप में कहीं जा रहे हैं। फोर्थ में एक बर्ड है जो अपना नेस्ट तैयार कर रही है। फिफ्थ में एंट्स हैं जो हर वक्त काम करते रहते हैं। और सिक्स्थ में फ्रूट्स से लदा हुआ एक पेड़ है। वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। हम इनसे क्या सीख सकते हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। ये आप अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर करो। जैसे कि हनी कॉम्ब हनी बीज बना रही हैं, तो इनसे क्या सीख सकते हैं। हनी कॉम्ब से कि मेहनत करना। मकड़ी कोबवेब बना रही है, इससे क्या सीख सकते हैं। इससे भी आपको अगर कुछ इंस्पायरिंग लगता है तो वो क्या हो सकता है। जैसे कि बर्ड्स हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत लंबी डिस्टेंस तय करती हैं। डिस्पाइट ऑल ऑड्स, हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद वो लोग अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उनसे करेज सीखा जा सकता है। बर्ड से आप देख रहे हो ये नेस्ट बना रही है, सच ए क्लीन नेस्ट, तो डूइंग हर जॉब बेस्ट। एंड्स हर वक्त काम करते रहते हैं, हार्ड वर्किंग, नेवर स्टॉपिंग, इस टाइप का एटीट्यूड एंड्स से सीखा जा सकता है। और ये ट्री है कि ये आपसे लेता कुछ नहीं है, लेकिन आपको देने के लिए इस ट्री के पास बहुत कुछ है। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। लेट्स रीड अ पोम स्टार्ट करते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। स्कॉटलैंड का राजा ब्रूस, स्कॉटलैंड एक जगह है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। स्कॉटलैंड का राजा किंग ब्रूस फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। फ्लंग होता है एकदम से गिर जाना, ये फ्लिंग का सेकंड फॉर्म है। वो एकदम से नीचे गिरा। इन अ लोनली मूड टू थिंक, अकेला सोचते हुए। तो आप देखो कि राजा चेयर में बैठा है, तो इसके इस बैठने को ही यहाँ पर कहा गया है कि वो एकदम से सोचते हुए अकेला उस चेयर में गिर गया, वहाँ पर बैठा। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क। अब ये टिस ट्रू, तो इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर इट इज़। इसे इट्स भी कह सकते हैं, लेकिन पोम राइटिंग में पोइट इस तरह की लिबर्टी लेते हैं, वो इस तरह से इन वर्ड्स को लिख सकते हैं। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क, ये सच था कि वो मोनार्क था, राजा था। मोनार्क मीन्स किंग। ये सच था कि वो राजा था। एंड वोर अ क्राउन, और वो एक मुकुट पहनता था। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था, वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू ग्रेट डीड। फॉर, जब फॉर से सेंटेंस शुरू होता है तो ये फॉर बिकॉज को भी, ये बिकॉज भी हो सकता है। बिकॉज ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, क्योंकि वो बहुत महान कुछ करने की कोशिश कर रहा था। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, और अपने लोगों को खुश करना चाहता था। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उसने कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। बट कुंड सक्सीड, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसे सफलता नहीं मिली। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था, उदास था। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, जब आपके सामने बहुत ज़्यादा निराशा हो। तो ही फ्लंग हिमसेल्फ, अब ये फ्लंग यहाँ पर उसकी इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो दुख में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, और इतना परेशान था जितना कोई इंसान हो सकता है।
एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और उसके बाद वो सोचने लगा. पॉन्डर मीन्स थिंक, तो पॉन्डरिंग मीन्स वो वहाँ पर सोच रहा है, उसने सोचना शुरू किया. आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही, और उसने खुद से कहा मैं ये सब छोड़ दूंगा, अब कुछ नहीं करूँगा. नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, और उसी समय पर जब ये सब चल रहा था उसके मन में, उसके दिमाग में, एक मकड़ी, एक स्पाइडर वहाँ गिरा. विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, सिल्कन रेशमी, फिल्मी धागा, फिलामेंट, उससे ये वर्ड आया है. तो वो स्पाइडर गिरा एक धागे से चिपका हुआ, एक धागे पे लटका हुआ जो कि रेशमी धागा था. एंड द किंग, और राजा, इन द मिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, अपने इस सोच विचार के बीच में, ये मिड है, मिड होता है बीच में, MIDST बिकम्स मिस्ट. इन द मिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, अपनी सोच विचार के बीच में, स्टॉप्ड, रुक गया. टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि अब ये स्पाइडर क्या करेगा. Twas a long way up to the ceiling dome. To was, it is it was. It was, again this is the liberty taken by the poet. ये एक लंबा रास्ता था. कहाँ जाना था स्पाइडर को? सीलिंग डोम में. सीलिंग होता है रूफ, उसको छत पर बने हुए डोम में जाना था. डोम एक ऐसे राउंड सा शेप होता है जो छतों पर होता था, महलों में होता था, तो दिस इज़ अ डोम. तो राजा देख रहा था कि उस स्पाइडर को एक लंबा रास्ता तय करके फ्लोर से सीलिंग तक डोम में जाना था. एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और ये बहुत ही पतले से धागे से बंधा हुआ था. दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, तो इस तरह से ये अपने घर तक पहुंचेगा. कॉबवेब, वेब भी कह सकते हैं, मकड़ी का जाला, उसको कॉबवेब कहते हैं. अब राजा सोच रहा है कि इस पतले से धागे से बंधा हुआ ये किस तरह से ऊपर तक पहुंचेगा. किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, राजा ये सोच भी नहीं पा रहा था कि ये किस तरह से पहुंचेगा. कुड नॉट डिवाइन मीन्स उसको कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि कोई चमत्कार ही इसे वहां तक पहुंचा सकता है. इट सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल, अब स्पाइडर गिरने के बाद तुरंत ही उस धागे से चिपक गया और क्रॉल चढ़ने लगा. स्ट्रेट अप, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ. विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, अपने काम में आगे बढ़ता हुआ वो लगातार कोशिश करता रहा. बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, और अब वो फिर से, स्लिपरी होता है फिसलना, स्प्रॉल होता है गिरना, अब वो फिर से फिसलते हुए नीचे गिरा. एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, और ज़मीन के बिल्कुल पास तक गिरा. ग्राउंड, नियर टू द ग्राउंड एज एवर मीन्स क्योंकि वो एक धागे से, एक जाल, एक पतले से धागे से बंधा हुआ था, उस पर चिपका हुआ था, तो वो जहाँ तक पहुँचा ग्राउंड पर, वहाँ तक वो गिरा. अप इट रैन, फिर से ऊपर की तरफ दौड़ा. नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक सेकेंड भी नहीं रुका. टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, और उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई कंप्लेंट नहीं की. तो ये ह्यूमन नेचर होती है कि जब कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम कंप्लेन करते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. लेकिन इस स्पाइडर ने ऐसा कुछ नहीं किया. उसे पता है उसे ऊपर तक पहुंचना है और उसके लिए उसे मेहनत करनी है, तो उसने बिना कोई टाइम गंवाए अपने एफर्ट्स को जारी रखा, कोई कंप्लेन नहीं की और सीधा ऊपर की तरफ दौड़ गया. टिल इट फेल स्टिल लोअर, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से ये नीचे गिरा और इस बार पहले से नीचे गिरा. स्टिल लोअर, जितना पहले गिरा था उससे भी नीचे पहुंच गया. एंड देयर इट ले, और अब ये वहां पर लेट गया, गिर गया. अ लिटिल डिजी एंड फेंट, अब राजा ये सब ऑब्जर्व कर रहा है तो राजा को लग रहा है कि अब इसको थोड़ी बेहोशी आ रही है, ये थक गया है. इट्स हैड ग्रू स्टडी, अब राजा ये सब होते हुए देख रहा है. उसने देखा कि उसका सर फिर से उठा, उस स्पाइडर का सर फिर से उठा. अगेन इट वेंट, फिर से ऊपर गया. एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और पिछली बार जितना गया था उससे थोड़ा ऊपर गया. यार्ड एक डिस्टेंस मेजरमेंट है, जैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस तरह से मेजर करते हैं. यार्ड भी इस तरह से एक मेजरिंग यूनिट है. तो वो पिछली बार से थोड़ा ऊपर गया. टुवर्ड्स अ डेलिकेट थ्रेड, ये एक बहुत ही नाजुक धागा था. डेलिकेट मीन्स नाजुक, ये एक बहुत नाजुक धागा था. इट हैड टू ट्रेड, इसे तो टूटना था. एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जिस पर उसके पैर बहुत ज़्यादा थकते. अगेन इट फेल, फिर से ये गिरा. एंड स्वंग बिलो, और झूलते हुए नीचे आया. स्वंग वर्ड है, ये स्विंग से आया है. स्विंग इज द प्रेजेंट फॉर्म, स्वंग इज पास्ट फॉर्म. झूलते हुए नीचे आया. बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, और फिर से ये तुरंत खड़ा हो गया. माउंटिंग मीन्स खड़े हो जाना.
टिल अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करते हुए, नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी तेज कभी धीमा, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। राजा ब्रूस ने टोटल 9 अटेम्प्ट उसके काउंट किए, 9 बार वो ऊपर नीचे गिर चुका था, चढ़ चुका था, और ये सब ब्रूस वहाँ पर नोटिस कर रहा था। श्योर, क्राइड द किंग, अब राजा चिल्लाया, बिल्कुल सही। दैट फूलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, अब इस बेवकूफ़ मकड़ी में ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं बची होगी, अब ये कोशिश ही नहीं करेगा ऊपर जाने की। When it toils so hard to reach and cling, जब भी ये फिर से आता है, कोशिश करता है ऊपर पहुंचने के लिए, जितनी ज़्यादा कोशिश करता है, चढ़ता है, एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार टम्बल होते हुए, लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन अब वो छोटी सी मकड़ी, छोटा सा कीड़ा फिर से ऊपर गया। आ मी, ओ गॉड, जैसे हम कहते हैं ओ गॉड, इसी तरह से राजा भी कह रहा है कि अरे यार, टिज एन एंक्शियस मिनट, ये कितना नर्वस करने वाली चीज़ है, एंक्शियस करने वाली। एंक्शियस मीन्स जब आपको रिजल्ट ना पता हो, आप सोच रहे हो ये क्या होने वाला है, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, नर्वस हो जाते हो, तो वो एंक्शियस होना होता है। तो अब राजा एंक्शियस हो रहा है कि अब क्या होने वाला है। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, वो अपने जाले वाले घर से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर है। ओह से, विल ही लूज और विन इट, अब तुम बताओ क्या वो जीतेगा या हारेगा। स्टेडिली स्टेडिली, बहुत ज़्यादा दृढ़ता से, बहुत मजबूती से, इंच बाय इंच, धीरे धीरे चलते हुए, हायर एंड हायर, और ज़्यादा ऊपर, ही गॉट, वो मकड़ी पहुंचा। एंड अ बोल्ड लिटिल रन, और बिल्कुल एंड में पहुंचकर वो तेज़ी से दौड़ा। एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इन टू हिज नेटिव कॉट, जब वो बहुत थोड़ी सी दूर पर रह गया तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ा और उसने खुद को उस जाल में पाया। ब्रावो ब्रावो, बहुत अच्छे, शानदार, बहादुर। द किंग क्राइड आउट, राजा जोर से चिल्लाया। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, उन सबको बहुत सम्मान जो कोशिश करते हैं, गिव अप नहीं करते। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डेस्पेयर, ये स्पाइडर जो ऊपर गया है, इसने सारी मुश्किलों को पार कर लिया है। डिफाई करना मीन्स जो आपके रास्ते में चैलेंज आते हैं उनसे जीतते हुए चले जाना। तो ये स्पाइडर अपनी सारी मुश्किलों को पार करके चला गया है। ही कॉन्कर्ड, ये जीता है। एंड वाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, और अब स्कॉटलैंड के ब्रूस ने अपना मन बना लिया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और अब ये कहानियाँ बताई जाती हैं, ऐसी बातें की जाती हैं, दैट ही ट्राइड वंस मोर, कि उसने एक बार और कोशिश की, एज ही ट्राइड बिफोर, जैसा कि वो पहले कर रहा था। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और इस बार वो सफल हुआ, वो फेल नहीं हुआ। तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोम बाय एलिजा कुक, जो बहुत ही मोटिवेशनल पोम है। आई होप आपको भी इसने मोटिवेट किया होगा, आप लोगों को ये पोम अच्छी लगी होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोम ट्राई अगेन की एक्सरसाइज। द फर्स्ट सेक्शन इज लेट्स डिस्कस। Complete the summary of the poem by filling in the blanks with suitable words from the text given in the box below. ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं यहाँ गैप्स को फिल करने के लिए। फर्स्ट वन इज ट्राइड, ट्राइड मीन्स कोशिश की। माउंटेड, माउंटेड मीन्स फिर से खड़े हो जाना। डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स पूरी तरह से ये सोच लेना कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। अटेम्प्ट्स, ट्राई करना। ग्रेट, कोई बड़ा काम, महान काम। कॉन्कर्ड, जीता। लो, बहुत लो फील करना। स्ट्राइव, फिर से तैयार हो जाना कुछ करने के लिए। द पोम रिटेन इन अ नैरेटिव स्टाइल, ये पोम नैरेटिव स्टाइल में है, एक स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस, जो किंग ब्रूस की स्टोरी बताती है स्कॉटलैंड के, हु वॉज फीलिंग लो आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग, जो बहुत लो फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी बार बार फेल हो रहा था, तो वो बहुत लो फील कर रहा था। समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल, यहाँ ग्रेट आ जाएगा। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर he observed a spider trying to reach its web high above. The spider tried every time it fell after getting close to its goal. It made 9 attempts and finally succeeded. The king said that the spider had mounted and so would he. The spider फिर से खड़ा हुआ है, तो अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, स्पाइडर से इंस्पायर होकर के किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव,
when he conquered this time, और इस बार वो जीत गया, he ultimately succeeded, तो लास्ट में वो जीता। नेक्स्ट सेक्शन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली। ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा जिसमें ये बताया गया है कि ये पोम नैरेटिव स्टाइल में है। नाउ द फर्स्ट वन इज वी कैन से दैट द पोइट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल। नैरेटिव स्टाइल क्यों यूज किया है पोइट ने? द पोइट इज टेलिंग अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोम। पोइट एक स्टोरी बता रहा है एक पोम के फॉर्म में, तो इसीलिए उसने नैरेटिव स्टाइल यूज किया है। सेकेंड इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज, इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? दैट मीन्स किस आइडिया पर बेस है ये पोम, वो आइडिया क्या है। अगर हमें वन सेंटेंस में या कुछ वर्ड्स में ये बताना हो कि ये पोम इस पर बेस है, इसका थीम क्या है, तो वो थीम है ट्राइंग टिल सक्सीड, तब तक ट्राई करो जब तक सक्सेस ना मिले। दैट कैन बी द सेंट्रल आइडिया। इसके अलावा आप और भी कुछ फ्रेजेस सोच सकते हो इसके सेंट्रल आइडिया के लिए। नाउ थर्ड सेक्शन इज पिक 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं पोम से। लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट, वो लाइन्स जो स्पाइडर के एफर्ट्स को शो करती हैं। तो देखो, अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। तो ये फ्रेज है जिसमें स्पाइडर के एफर्ट्स को अच्छे से शो किया गया है। सेकेंड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब एक ही साउंड बार बार रिपीट होती है। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है एक पोम को या किसी फ्रेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में अलंकार होते हैं। तो एलिट्रेशन किसी साउंड का बार बार इस्तेमाल करना उस फ्रेज को, उस लाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, वो होता है एलिट्रेशन। जैसे कि स्टेडिली स्टेडिली, अब इसमें एस ये इससे स्टार्ट हो रहा है। इंच बाय इंच, ये दोनों वर्ड एक ही साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। हायर एंड हायर, तो ये सब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। Fourth is, why does the poet repeat the following words or phrases in the poem? Poet बार बार ये कुछ words या phrases क्यों repeat करता है? वो words कौन से हैं? Tried and tried, steadily, steadily, up, up. ये words क्यों repeat किए गए हैं? The poet wants to tell that the spider was trying consistently. पोइट बताना चाहता है कि स्पाइडर लगातार कोशिश कर रहा था। कंसिस्टेंटली का मीनिंग होता है लगातार। एंड हार्डर देन इट्स अर्लियर अटेम्प्ट एवरी टाइम, और जितनी उसने कोशिश की, जितनी बार वो गिरा, हर बार वो पिछली बार से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, ज़्यादा कोशिश कर रहा था। टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट, अब आपको ये इम्पैक्ट लाने के लिए पोम में पोइट ने इन वर्ड्स को बार बार यूज़ किया है कि ही ट्राइड, दैट मीन्स उसने कोशिश की। बट ट्राइड एंड ट्राइड, दैट मीन्स उसने बार बार कोशिश की। स्टेडिली मीन्स ध्यान से, बट व्हेन पोइट सेज स्टेडिली स्टेडिली 2 टाइम्स, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान से। अप, वो ऊपर गया, अप वो और ऊपर गया। तो इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए पोइट इन वर्ड्स को या फ्रेजेस को बार बार यूज करते हैं। ऐसा आपने सिर्फ इस पोम में नहीं और भी पोम्स में देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि राइम स्कीम क्या होता है। कोई भी पोम एक राइम स्कीम पर बनी हुई होती है। जैसे ये एक पोम है जो सबको याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब इसमें अगर आप देखो तो जो राइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पर ये स्टार वर्ड है और ये आर वर्ड है, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड हैं। इसी तरह से यहाँ हाई है और यहाँ स्काई है, ये भी राइम वर्ड है। अब अगर हम कहें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसके एंड में आर साउंड आ रहा है, तो जितने भी लाइंस जो आर पर साउंड होंगे उन्हें हम ए बोलेंगे, और जितने भी लाइन जो हाई आई साउंड पर एंड होंगे उन्हें हम बी बोलेंगे। तो आप नोटिस करोगे कि द फर्स्ट लाइन हियर इज एंडिंग एट ए स्टार। सेकेंड, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये भी इसी के जैसा साउंड कर रहा है, तो ये भी ए होगा। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, अब स्काई और हाई एक जैसा साउंड करते हैं, तो ये सेकेंड राइमिंग वर्ड हो गए। तो अगर यहाँ पर इसका राइमिंग स्कीम देखना हो तो इट विल बी ए ए बी बी। दैट मीन्स एक सा साउंड करने वाले वर्ड्स लगातार 2 लाइनों में आए हैं और उसके बाद में अलग तरह से साउंड करने वाले वर्ड आए हैं, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हुई। अगर हम किंग ब्रूस वाली पोम देखें, इसका हमने फर्स्ट स्टेंजा लिया है,
किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। अब देखो ये डाउन, आउन, इस तरह का साउंड इसमें आ रहा है, इसे हम ए थीम दे देते हैं। इन अ लोनली मूड टू थिंक। अब ये डाउन और थिंक राइम नहीं करते हैं, तो डाउन अगर ए है तो थिंक को हम बी बोलेंगे क्योंकि ये अलग तरह से साउंड करता है। टिस ट्रू ही वॉज अ मोनार्क एंड वोर अ क्राउन। अब देखो क्राउन किसकी तरह साउंड करता है, थिंक की तरह या डाउन की तरह, तो क्राउन साउंड करता है डाउन की तरह, तो इसका थीम भी ए हो गया। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था, तो सिंक, सिंक साउंड्स लाइक थिंक, तो ये बी आया। तो आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन ए साउंड पर है, सेकेंड लाइन बी पर है, थर्ड लाइन ए पर है, फोर्थ लाइन बी पर है, तो ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया। दैट मीन्स इसमें इस तरह से इस पैटर्न पर राइमिंग की गई है, और जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है उसमें इस पैटर्न पर राइमिंग की गई है। तो ये आप लास्ट के जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं पोम के एंड में उससे फाइंड आउट कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट। अब आपको ये ब्रैकेट से आंसर चूज करने हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज, इस पोम की राइम स्कीम क्या है, तो अभी हमने देखा ए बी बी, ए बी बी ए बी ए बी, तो अभी हमने पिछले पेज पर देखा था फर्स्ट स्टैंजा से कि इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बी, दैट इज द राइमिंग स्कीम। सेकेंड इज ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। ब्रावो किसका एग्जाम्पल है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव, तो ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है जब आप किसी के परफॉर्मेंस पर कुछ रिमार्क देते हो, उसको कहते हो ब्रावो और हाउ बैड, इसमें से कुछ भी, तो ये इंटरजेक्शंस हैं, रिएक्शन के जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन है, रिएक्शन ऑन अ परफॉर्मेंस। Now third one is the poet uses twas and tis for the sake of। अब poet ने poem में twas और tis यूज किया है, तो ये किस लिए किया है, रिदम के लिए किया है कि इससे पोम का रिदम बना रहे, तो नो इट इज़ नॉट दैट। राइम के लिए किया है, नो ये किसी भी वर्ड से राइम नहीं हो रहे थे। उसने किया है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसने यहाँ पर टू वर्ड्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इट वॉज इज रिटन एज ट्वॉज एंड इट इज रिटन एज टिज, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सिक्स्थ इज द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर टू किंग ब्रूसेज स्ट्रगल्स। स्पाइडर जो चढ़ रहा था वॉल पर, बार बार गिर रहा था, तो उसके स्ट्रगल को किंग ब्रूस के लाइफ स्ट्रगल से कंपेयर किया गया है। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट्स टू रीच इट्स वेब, जैसे जैसे स्पाइडर हर बार चढ़ता है दीवार पर, हर बार कोशिश करता है अपने वेब तक पहुंचने के लिए, इसी तरह से ब्रूस वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। इसी तरह से ब्रूस ट्राई कर रहा था कि वो अपने लोगों के लिए कुछ महान कर सके। तो जब हम इस तरह से कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। अब कंपेयरिंग के लिए ये मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर और सिमिली ये दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अभी हमने एक देखा था एलिट्रेशन, सो मेटाफर और सिमिली ये दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। अगर आप कोई सेंटेंस लेते हो जिसमें लाइक वर्ड है या एज वर्ड है कंपैरिजन के लिए, तो वो सिमिली होता है। लेकिन अगर वही कंपैरिजन आप बिना इन वर्ड्स के करोगे तो वो मेटाफर होता है। अब इसे आगे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि किस सेंटेंस में मेटाफर है और किस सेंटेंस में सिमिली यूज किया है। मेटाफर के लिए हमें एम यूज करना है और सिमिली के लिए हमें एस यूज करना है। हमें ध्यान देना है कि अगर सिमिली होगा तो उसमें लाइक या एज वर्ड यूज होगा, लेकिन अगर मेटाफर होगा तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होगा। वन इज ही रैन एज फास्ट एज अ चीता, इतना तेज दौड़ा जैसे कि चीता, तो एज वर्ड यहाँ पर यूज किया है कंपैरिजन के लिए, तो दिस इज अ सिमिली। सेकेंड इज द वर्ड इज अ स्टेज। अब देखो यहाँ पर ना तो एज है और ना ही लाइक है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि द वर्ड इज लाइक अ स्टेज, और ना ही ये लिखा हुआ है द वर्ड इज एज अ स्टेज, तो इनमें से कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है, तो दिस इज अ मेटाफर। द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, एज वर्ड यूज हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं नाइट का कोल से, सो दिस इज सिमिली क्योंकि कंपैरिजन वर्ड यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट इज ही सैंग लाइक एन एंजल। अब लाइक वर्ड यहाँ पर यूज किया है, तो दिस इज अ सिमिली। नेक्स्ट हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। अब हर वॉइस वॉज
अगर सिमिली होता तो यहाँ पर लाइक वर्ड होता और एज वर्ड होता, लेकिन इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है, तो दिस इज अ मेटाफर। आई होप आपको ये डिफरेंस अब अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज द क्लासरूम वॉज अ जू, सो नो लाइक, नो एज वर्ड, सो दिस इज अ मेटाफर। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ डॉग, लाइक वर्ड है तो सिमिली है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, एज वर्ड यूज हुआ है तो सिमिली है। द लेक वॉज अ मिरर, no like, no as, nothing, so this is a metaphor. सेकेंड एक्टिविटी है इस सेक्शन में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिली टू मेटाफर एंड मेटाफर्स टू सिमिलीज। अगर कहीं पर सिमिली से सेंटेंस है तो उसे मेटाफर में कन्वर्ट करना है, और कहीं पर मेटाफर है तो सिमिली में कन्वर्ट करना है। तो आपको अब पता चल गया है कि सिमिली में लाइक होगा, मेटाफर में लाइक और एज जैसे वर्ड्स नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेज ऑफ अ माइटी ट्री। अब लाइक वर्ड है तो ये सिमिली है, और इसको मेटाफर में चेंज कर दिया गया है बाय रिमूविंग लाइक वर्ड। नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। सेकेंड आप देख रहे हो, हिज करेज वॉज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। अब यहाँ पर कोई लाइक वर्ड नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर लाइक या एज वर्ड आ जाएगा तो ये सिमिली बन जाएगा। एज ऑफ नाउ इट इज मेटाफर। नाउ हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, अब ये सिमिली हो गया है। और हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन, तो ये भी सिमिली हो गया है बीकन। थर्ड इज द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। अब आप देखो इसमें कोई लाइक वर्ड नहीं है, कोई एज वर्ड नहीं है। बुक का कंपैरिजन ट्रेजर चेस्ट से हो रहा है, तो ये मेटाफर है। इसे सिमिली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिली में ही हो जाएगा। द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। लाइक वर्ड यूज करने से अब ये सिमिली हो गया है, पहले ये मेटाफर था। फोर्थ इज हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी। अब अगेन नो लाइक, नो एज, सो दिस इज मेटाफर। Her laughter was a melody that brightened the darkest day. तो इसको सिमिली में कन्वर्ट करेंगे तो her laughter was like a melody that brightened the darkest day. Next is the mountain stood as a guard. अब इसमें as वर्ड आ गया है तो this is a simile. Watching over the valley below. तो अब हम इसे मेटाफर में कन्वर्ट करेंगे, हम as रिमूव कर देंगे। The mountain was the guard watching over the valley below. अब ये मेटाफर हो गया है because no as, no like. Next is the night was like a velvet cloak wrapping the world in mystery. Like वर्ड है यहाँ पर, सिमिली है। नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोक, वेलवेट वही वेलवेट कपड़ा, शाइनी कपड़ा, और क्लोक होता है केप, जिससे आप ओढ़ लेते हो तो आप पूरी तरह से कवर हो जाते हो, ढक जाते हो उसके अंदर, तो दैट इज अ क्लोक। द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोक, नो लाइक, नो एज। नेक्स्ट इज हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मिडो। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक वर्ड है तो ये सिमिली है, कंपैरिजन हो रहा है विद कंपैरिजन वर्ड्स, और मेटाफर में करेंगे तो लाइक रिमूव कर देंगे। हर थॉट्स वर द बटरफ्लाइज इन समर मिडो, so this is metaphor now. Let's come to next section, which is let's think and reflect. First activity in this section is read the extracts given below and answer the questions that follow. ये extract लिया गया है poem से, we have to read it, और फिर जो question होंगे वो हमें answer करने हैं। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I'll give it all up, said he. ये extract poem से है। Now just at the moment a spider dropped with its silken filmy clue. First question is select the phrase which shows the physical expression of the king's emotional state. इस extract में वो कौन सा phrase है जो ये दिखाता है कि किंग सब कुछ हार चुका है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा उसका इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा सैड है। इनमें से कौन सा फ्रेज है जो ये शो करता है? सो दैट इज ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डेस्पेयर। इस लाइन से पता चलता है कि उसका मेंटल स्टेट, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, और ये फिजिकली भी उसके सौरों को शो करता है। Second is why does the poet use the word low before despair? पोइट ने despair से पहले low किस लिए यूज किया है? अब despair का मीनिंग है होपलेसनेस,
राजा सब कुछ छोड़ चुका है, वो बिल्कुल हार चुका है अपने मन से। ये ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा सैडनेस की स्टेट है और इससे पहले पोइट ने लो यूज़ किया है, तो वो किस लिए किया है? डिस्पेयर मीन्स द स्टेज ऑफ कंप्लीट लॉस। डिस्पेयर का मीनिंग होता है सब कुछ हार जाना। द पोइट यूजेज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। अब पोइट ने लो वर्ड इसलिए यूज किया है डिस्पेयर से पहले, इन ऑर्डर टू शो दैट द किंग हैड नो होप्स लेफ्ट इन हिम एंड वॉज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, कि राजा के अंदर अब कोई भी उम्मीद, कैसी भी उम्मीद नहीं बची थी और अब वो अपने लाइफ के, अपने जीवन के सबसे ज़्यादा निराशाजनक मोड़ पर था। उससे ज़्यादा उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता था, तो इसीलिए यहाँ पर पोइट ने लो वर्ड यूज़ किया है डिस्पेयर से पहले। नाउ थर्ड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। ये सेंटेंसेज हमें कंप्लीट करने हैं बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इन द लाइन एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर। द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स, पॉन्डर्ड का मीनिंग होता है थॉट, पॉन्डरिंग थिंकिंग। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद, ही पॉन्डर्ड देयर उसने वहां सोचा, सो दिस इज थॉट। फोर्थ इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट ऑप्शंस हमें यूज करने हैं ब्रैकेट से। द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू creates an image of something that is very delicate and soft. ऐसा क्यों है? क्योंकि सिल्क रेशम, रेशम जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, फिल्मी क्लू बहुत ज़्यादा पतला, तो बहुत ज़्यादा मुलायम और बहुत ज़्यादा पतला, ये क्या शो करता है? ये करता है वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। नाउ सेकेंड इज When it toils so hard to reach and cling, ये जितना ज़्यादा कोशिश करता है, पहले से ज़्यादा मेहनत करता है और चढ़ता है, एंड टम्बल्स एवरी टाइम और हर बार नीचे गिर जाता है। यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, अगेन वो इंसेक्ट फिर से जाता है। आह मी टिस एन एंक्शियस मिनट, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओह से विल ही लूज और विन इट। अब इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी। अब देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो जितनी मेहनत हर बार करता है, हर बार चढ़ने की कोशिश करता है, एंड टम्बल्स हर बार नीचे लुढ़क के गिर जाता है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन फिर से वो कीड़ा ऊपर गया। आ मी इट्स एन एंक्शियस स्टेट, अब राजा को नर्वसनेस हो रही है कि आखिर क्या होने वाला है। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, वो अपने जाले से थोड़ा सा ही दूर है, 1 फुट दूर है। ओ से विल ही लूज और विन इट, अब आप बताओ कि वो जीतेगा या हारेगा। तो अब हमें ये एनालॉजी कंप्लीट करनी है। जैसे कि टॉयल के साथ है हार्ड कनेक्टेड, ऐसे रोल और टम्बल, कि वो लुढ़कते हुए, टम्बल का मीनिंग हो गया कि वो लुढ़कते हुए नीचे आया, तो इट विल बी रोल एंड टम्बल। लेट्स गो टू नेक्स्ट। लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइडर हाईलाइटेड इन दिस लाइन, बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं स्पाइडर के इस लाइन से जो हमें पता चलते हैं। तो देखो इस लाइन का मीनिंग है बट अप द इंसेक्ट, लेकिन वो कीड़ा फिर से उठा, वेंट वंस मोर और फिर से चल पड़ा। तो इसका मीनिंग यही है कि वो बार बार कोशिश किए जा रहा है, हार नहीं मान रहा है। तो इससे उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पता चलते हैं, एक है हार्ड वर्किंग और दूसरा है परसुएसिव। परसुएसिव होता है बार बार कोशिश करते रहना, गिव अप ना करना, तो वो मेहनती भी है और परसुएसिव भी है, हर बार कोशिश करता है। दीज आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कम टू थर्ड वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। द एक्सप्रेशन आह मी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ, जहाँ पर ये आह मी यूज हुआ है वो लाइन है आह मी दिस एन एंक्शियस मिनट। तो ये किस इमोशन को बताता है, किस एक्सप्रेशन को बताता है? तो ये बताता है स्ट्रेस को। किंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि अब क्या होने वाला है, तो दैट इज स्ट्रेस एक्सप्रेशन। फोर्थ इज कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। हमें एक रीजन यहाँ पर देना है। रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज, रीडर जो इस पोम को पढ़ते हैं वो इससे रिलेट कर पाते हैं, इससे जुड़ पाते हैं और इससे इंस्पायर हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर इज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अपने जीवन में किसी ना किसी टाइम पर, वी ऑल टेंड टू गिव अप, हम चाहते हैं कि अब हम छोड़ दें।
बट दिस एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन्स, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट से हम ये इंस्पिरेशन मिलती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन, कि कोशिश करना कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड ट्राइंग टिल सक्सीड, और हमें तब तक ट्राई करते रहना है जब तक कि हम सक्सेसफुल ना हो जाएं। तो क्योंकि हम अपने लाइफ में कभी ना कभी इस पॉइंट पर ज़रूर होते हैं, तो दिस पोम एक्चुअली हिट्स दैट पॉइंट। ये हमें इंस्पायर करता है कभी भी गिव अप ना करने के लिए और कोशिश करते रहने के लिए। तो दिस कैन बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। सेकेंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस सेक्शन में हमें पोम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं। The first one is, how does the first stanza help in setting the mood of the poem? First stanza किस तरह से इस poem का mood set करता है? In the first stanza, the phrases like lonely mood and heart was beginning to sink shows the emotional status of the king. ये phrases हैं जिनसे हमें king के emotional status का पता चलता है. These phrases set the mood of sadness. ये जो phrase हैं इनसे sadness का और hopelessness का mood set होता है poem में. Second question is, describe how King Bruce's attitude changes from the beginning towards the end of the poem. पोम के बिगनिंग में किंग का एटीट्यूड था गिविंग अप वाला, लेकिन पोम के एंड में उसका एटीट्यूड चेंज हो गया था. तो आंसर इज, इन द बिगनिंग किंग ब्रूस हैज लॉस्ट ऑल द होप्स एंड डिसाइडेड टू गिव अप ऑन द ग्रेट एफर्ट्स ही वाज डूइंग टू मेक समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल. बिगनिंग में वो इतना होपलेस था कि उसने सोच लिया था कि अब मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा. बट इन द एंड ऑफ द पोम, लेकिन पोम के एंड में ही वॉज इंस्पायर्ड विद स्पाइडर्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड डिसाइडेड टू ट्राई अगेन. स्पाइडर के कंटिन्यूअस एफर्ट से इंस्पायर होकर के, उससे प्रेरणा लेकर के किंग ने डिसाइड किया कि वो फिर से कोशिश करेगा. So his attitude changed from negative thinking to positive thinking. Third is, the poet describes every action of the spider in great detail. Poet ने spider के हर act को बहुत ज़्यादा बारीकी से observe किया है और explain किया है. What does this tell about his attitude towards the spider? तो हमें इससे poet के बारे में क्या पता चलता है कि वो spider को इतना observe कर रहा है, तो poet कैसा person है? So the answer is, poet has an eye to detail. पोइट बहुत ज़्यादा बारीकियों से हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है एंड रिस्पेक्ट्स ऑल द क्रीचर्स अराउंड हिम. और उसके आसपास नेचर में जो क्रीचर्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, वो सबको रिस्पेक्ट करता है, उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को रिस्पेक्ट करता है. द पोइट अप्रिशिएट्स द लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी वन. और साथ ही पोइट इस बात की सराहना करता है कि उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनसे कुछ ना कुछ वो सीख सकता है. तो ये पोइट का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द स्पाइडर. Fourth question is, how does the spider inspire us to overcome despair and not give up? Spider हमें ये कैसे इंस्पायर करता है कि कभी निराश मत हो, never give up. ये spider हमें किस तरह से इंस्पायर करता है? तो the answer is, the spider inspires us not to give up on making efforts to achieve something great. Its continuous efforts to reach the cobweb teaches that when a small creature keeps doing the hard work, we as humans should never give up and should keep a positive mindset. स्पाइडर इतना छोटा सा इंसेक्ट है और वो इतनी कोशिश करता है और फिर एंड में सक्सेसफुल होता है, इतना हार्ड वर्क करता है. तो जब एक छोटा सा इंसेक्ट बार बार कोशिश कर सकता है, बार बार पहले से ज़्यादा मेहनत कर सकता है, तो हम एज अ ह्यूमन हम क्यों गिव अप कर देते हैं? हम क्यों नेगेटिव माइंडसेट के साथ सेटल हो जाते हैं? इंस्टेड वी शुड कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट. इस तरह से स्पाइडर हमें इंस्पायर करता है. Question number 5 is, the poem teaches us that failures are stepping stones to success. पोम हमें सिखाती है कि फेलियर हमें सक्सेस होने का रास्ता दिखाती है. हिंदी में कहावत है कि असफलता की सीढ़ी सफलता तक पहुंचाती है. तो ये किस तरह से पोइट हमें यहाँ पर सिखाता है. फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. फेलियर्स सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन होता है, सक्सेस की सीढ़ी होती है. एज फेलिंग गिव्स अ लॉट ऑफ इंसाइट ऑफ द प्रोसेस. क्योंकि हम जो भी कोशिश कर रहे होते हैं, अगर हम फेल होते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं. हम ये सीखते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की, तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलता है.
मेक्स अस टू एनालाइज बेटर, ये हमें सिखाता है कि हम हर सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करें, उसका अच्छा बुरा सोचें और तब डिसीजन लें, एंड मेकिंग बेटर डिसीजंस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। और हमें ये बताता है कि हमने जो गलतियां की हैं हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं और हम राइट चॉइस कर सकते हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक दिस आंसर। Question number 6 is, the spider's journey tells us that everyone can be a source of inspiration in our lives. स्पाइडर की जर्नी जो पोइट ने एक्सप्लेन की है वो बताती है कि किसी से भी हम इंस्पायर हो सकते हैं अपने जीवन में। इसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? The spider, being a small insect, kept trying to reach its web. स्पाइडर इतना छोटा कीड़ा होने के बावजूद लगातार कोशिश करता रहा, डिस्पाइट सो मैनी फॉल्स एंड फेलियर्स, हालांकि वो बार बार फेल हो रहा था, बार बार गिर रहा था, इसके बावजूद स्पाइडर बार बार ट्राई करता रहा। इट टॉट अ किंग दैट वन शुड कीप ट्राइंग। अब स्पाइडर ने एक राजा को ये सिखा दिया कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह, नेचर इज फिल्ड विथ सो मैनी ग्रेट लाइफ लेसन्स। प्रकृति में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हैं जो हमें लाइफ लेसन्स दे सकते हैं, इस तरह के पाठ पढ़ा सकते हैं। जैसे लाइक एंड्स कीप ऑन वर्किंग डे एंड नाइट, चींटियाँ बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात काम करती हैं। बर्ड्स मेंटेन द डिसिप्लिन, चिड़िया बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से रहती हैं। और इसी तरह से ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स हैं जो नेचर में हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और इसीलिए ये कहा गया है कि कोई भी हमें प्रेरणा दे सकता है, हम किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स लर्न। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोम। ये वर्ड्स पोम से लिए गए हैं, हमें इनके ऑपोजिट्स बताने हैं। फर्स्ट वन इज अप, अप का ऑपोजिट हो जाएगा डाउन। फास्ट, फास्ट अपोजिट इज स्लो। ग्लैड ऑपोजिट इज सैड। विन ऑपोजिट इज लूज। सक्सीड ऑपोजिट इज फेल्ड। नाउ वी मूव अहेड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं इन सेंटेंसेज में, और यहाँ इस बॉक्स में मीनिंग्स दिए गए हैं, हमें वो मीनिंग्स और वर्ड्स को मैच करना है। जैसे कि द फर्स्ट वन इज वर्क वेरी हार्ड और वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दिस इज कॉल्ड टॉयल। सेकेंड इज प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट, उसके लिए वर्ड होता है ब्रेस्ड, विच इज इन सेंटेंस 4, दिस वन इज ब्रेस्ड। Third is an attempt to do something new or difficult. This is word strive. Strive is in sentence number 3. And the last is to try very hard to achieve something. That is called endeavor. Now let's read the sentences so that आपको इसका meaning और clear हो जाए. First one is, please make every endeavor to arrive on time. Have to try your best. Please make every endeavor means please try very hard to arrive on time. Toil is working hard. Ants toil tirelessly to save food for rainy season. चींटियाँ बारिश के सीजन के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत से काम करती हैं। Third is we encourage all students to strive to do their best. हम प्रोत्साहित करते हैं स्टूडेंट्स को जिससे कि वो आगे अपना बेस्ट करें। The sailors braced themselves against the strong winds. सेलर्स ने खुद को तैयार किया ताकि वो तूफान के अगेंस्ट जा सकें। Now we have to use these words endeavor, toil, strive and braced, और हमें अपने sentences बनाने हैं। These sentences are just example. First one is endeavor. So she is endeavoring to resolve the issue of illiteracy in rural India. वो rural India से illiteracy को खत्म करने के लिए, इस issue को कम करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। So that is endeavor. Second is toil. Toil word is फैक्ट्री वर्कर्स टॉयल लॉन्ग आवर्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री वर्कर्स लंबे टाइम तक फैक्ट्रीज में बहुत मेहनत से काम करते हैं। स्ट्राइव, वी मस्ट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट करें। ब्रेस्ड, शी ब्रेस्ड हर सेल्फ टू फेस द चैलेंजेस ऑन हर एडवेंचर, उसने खुद को तैयार किया ताकि वो अपने एडवेंचर में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके। सो दैट्स हाउ यू मे यूज दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेज। लेट्स मूव अहेड। Third section is the poem uses words that show distance. पोम में कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए हैं जो डिस्टेंस को शो करते हैं, जैसे कि a long way up, that means बहुत ज़्यादा दूर।
इंच बाय इंच, दैट मीन्स बहुत धीरे धीरे, बहुत क्लोजली कदम रखते हुए, हायर एंड हायर, बहुत ऊपर जाते हुए, एंड हाफ यार्ड हायर, पहले से आधा यार्ड ऊपर। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं जो डिस्टेंस को शो करते हैं। क्लासिफाई द वर्ड्स और फ्रेजेस इन द बॉक्स गिवन बिलो। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो डिस्टेंस को ही शो करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो फार, दैट मीन्स दूर के डिस्टेंस को शो करते हैं, और कुछ नियर, दैट मीन्स पास के डिस्टेंस को शो करते हैं। अब हमें ये वर्ड्स, पहले हम इनके मीनिंग जान लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें कैटेगराइज कर लेंगे कि ये किस डिस्टेंस को शो करते हैं, दूर वाली डिस्टेंस को, फार वाले को, या नियर वाले को। तो फर्स्ट वर्ड इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास में, तो ये नियर डिस्टेंस को शो करता है। मिडिल ऑफ नोवेयर, दैट मीन्स कोई अंदाज़ा नहीं है कि कोई चीज़ कितनी दूर है, तो इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा दूर, तो ये फार को शो करता है। विसिनिटी, विसिनिटी होता है जब आप कोई चीज़ देख सकते हो, तो दैट इज क्लोज बाय, तो वो नियर की कैटेगरी में आएगा। एडजेसेंट, एडजेसेंट इज क्लोज बाय, ये भी पास में, अपने से नेक्स्ट, तो दिस इज ऑल्सो नियर। रिमोटनेस, ये फार की कैटेगरी में आता है। यॉन्डर, यॉन्डर बहुत दूर, ये भी फार की कैटेगरी में आता है। अफार, ये भी फार की कैटेगरी में आता है। अ स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर, तो ये नियर की कैटेगरी में आता है। लाइट ईयर, ये फार की कैटेगरी में आता है। हेयर लाइन, दैट मीन्स बहुत छोटा सा क्रैक, तो ये नियर की कैटेगरी में आता है। फार्दर, अफार इटसेल्फ दूर होता है, फार्दर मीन्स और ज़्यादा दूर, तो ये फार के कैटेगरी में आता है। तो इन वर्ड्स को आप इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। फोर्थ एक्टिविटी इज अ टंग ट्विस्टर। रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोम। ये लाइन पोम से है। इट वॉज ए डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। ये लाइन आप एक टंग ट्विस्टर की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसे 5-6 टाइम्स बोलो। ये एक फन एक्टिविटी है और इसी तरह से आप अगर चाहो तो अपने मनपसंद टंग ट्विस्टर भी क्रिएट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। दिस एक्टिविटी इज लेट्स लिसन। यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट एन एंट। आप एंट के बारे में एक स्टोरी सुनोगे। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, इनके आंसर्स गैस करने हैं, और फिर आपको वो स्टोरी सुनने के बाद में इन आंसर्स को करेक्ट करना है। तो अभी हमने स्टोरी पढ़ी नहीं है, दिस इज प्री रीडिंग एक्टिविटी, तो गेस वर्क है। व्हाट वाज द एंट नोन फॉर। एंट को किस लिए जाना जाता था? तो एंट को स्ट्रेंथ के लिए तो नहीं जाना जाता, विजडम के लिए भी नहीं, डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। डिटर्मिनेशन मीन्स अपने काम में लगे रहना, बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए, दैट इज डिटर्मिनेशन। तो एंट को डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। वाई वॉज द एंट अनेबल टू टेक द रोटी होम। एंट किसी रोटी को नहीं ले जा पा रही है, तो क्यों? इट वॉज स्टक अंडर अ रॉक, इट वॉज टू हैवी टू कैरी, इट वॉज पुल्ड बाय अदर एंट्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है, ये हमें स्टोरी रीडिंग के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हमें पता नहीं अभी तक कि स्टोरी किस पर बेस्ड है। इसमें रोटी हैवी हो सकती है या हो सकता है कि रोटी किसी पत्थर के नीचे फंसी हुई हो, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। थर्ड इज व्हाट वाज द बर्ड डूइंग। बर्ड क्या कर सकती थी? प्लेइंग विद द एंट, एंट के साथ खेल रही है। सर्चिंग फॉर फूड, पिकिंग अप लीव्स, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये हमें स्टोरी से ही पता चलेगा। फोर्थ इज हाउ डिड द बर्ड मेक द एंट फील। बर्ड ने एंट को कैसा फील कराया? दिस ऑल्सो वी विल कम टू नो आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। हाउ डिड द फेलो एंट्स हेल्प, तो ये भी स्टोरी पर ही बेस्ड है, हम इसे गेस नहीं कर पाएंगे। लेट्स गो ऑन टू द स्टोरी। इन अ थिक ग्रीन फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, देयर लिव्ड अ लिटिल एंट, एक छोटी चींटी रहती थी। शी वॉज नॉन फॉर हर डिटर्मिनेशन, वो अपने डिटर्मिनेशन के लिए, अपने फोकस के लिए जानी जाती थी। एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, और वो कभी भी हार नहीं मानती थी, इसलिए भी वो जानी जाती थी। वन सनी डे, एक दिन जब धूप निकली हुई थी, द एंट फाउंड अ डिलीशियस पीस ऑफ रोटी, चींटी को रोटी का एक स्वादिष्ट टुकड़ा मिला। दैट वॉज टू बिग फॉर हर टू कैरी अलोन, लेकिन ये टुकड़ा उसके अकेले के ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। दिस क्रम इज़ ह्यूज, ये टुकड़ा तो बहुत बड़ा है, बट आई मस्ट गेट इट बैक टू द एंट हिल, लेकिन मुझे इसे अपने घर लेकर के जाना है। एंट हिल इज़ द होम ऑफ एंट, इसके लिए एंट हिल यूज़ करते हैं। जैसे हमने पोम में देखा था कि स्पाइडर के घर के लिए कॉबवेब यूज़ कर रहे थे, एंट के घर के लिए एंट हिल यूज़ करते हैं। माई फैमिली विल बी सो हैप्पी, मेरा परिवार कितना खुश होगा। शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने अपने मन में ऐसा सोचा।
शी ट्राइड टू लिफ्ट द क्रम, उसने टुकड़ा उठाने की कोशिश की, विद ऑल हर माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ. माइट मीन्स पावर. इस सेंटेंस में माइट का मीनिंग पावर है. अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने वो टुकड़ा उठाने की कोशिश की. बट इट वॉज टू हैवी, लेकिन ये बहुत भारी था. शी ट्राइड पुशिंग इट, उसने इसे धक्का देने की कोशिश की. पुलिंग इट, खींचने की कोशिश की. एंड इवन रोलिंग इट, और कोशिश की कि इसे लुढ़का करके ले जाए, टंबल करके ले जाए. बट नथिंग सीम टू वर्क, लेकिन कुछ भी काम नहीं चला. एग्जॉस्टेड एंड सैडेंड, अब वो थक गई और दुखी हो गई. शी सैट डाउन एंड बिगेन टू क्राई, अब वो बैठ गई और रोने लगी. एज द एंट सेट देयर, अब जैसे चींटी वहाँ बैठी, फीलिंग बीटन, खुद को हारा हुआ महसूस करके, शी नोटिस्ड अ स्मॉल बर्ड नियर बाय, उसने ध्यान दिया कि उसके पास एक बर्ड थी छोटी सी. द बर्ड वॉज ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट, अब ये बर्ड अपना घोंसला बना रही थी, कोशिश कर रही थी घोंसला बनाने की. इट पिक्ड अप ट्विग्स, इसने कुछ टहनियाँ उठाई. ट्विग होता है लकड़ी के बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े जो पेड़ से झड़ करके नीचे गिर जाते हैं, इसकी टहनियों के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो होते हैं ट्विग्स. इसने ट्विग्स उठाई एंड लीव्स, और पत्ते उठाए. बट एवरी टाइम इट ट्राइड टू प्लेस दैम, लेकिन हर बार जब इसने इन्हें रखने की कोशिश की, द विंड वुड ब्लो दैम अवे, तेज हवा इसे उड़ा देती थी. हाउएवर, हालांकि, द बर्ड डिड नॉट गिव अप, चिड़िया ने, बर्ड ने हार नहीं मानी. इट केप्ट ट्राइंग, ये कोशिश करती रही. ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार विंड उसके ट्विग्स को और लीव्स को गिरा देती थी. इसके बाद भी वो बार बार कोशिश करती रही. until finally it managed to build a strong nest, और आखिरकार वो अपना घोंसला बनाने में सफल हुई. उसने अपना मजबूत घोंसला बना लिया. अब ये सब होते हुए वो एंट देख रही है. इफ दैट बर्ड कैन कीप ट्राइंग एंड सक्सीड, अगर ये बर्ड कोशिश करती रह सकती है और सफल हो सकती है, देन आई शुडंट गिव अप आइदर, तो मुझे भी ऐसे हार नहीं माननी चाहिए. शी थॉट, उसने ऐसा सोचा. फीलिंग इंस्पायर्ड, अब वो बर्ड से इंस्पायर हुई. डिटरमाइंड वंस मोर, एक बार और उसने निश्चय किया. द एंट गैदर्ड ऑल हर स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत समेटी. एंड डिसाइडेड टू ट्राई अगेन, और उसने कोशिश की फिर से उस टुकड़े को ले जाने की. शी कॉल्ड हर फेलो एंट्स फॉर हेल्प, अब उसने अपनी साथी एंट्स को बुला लिया. टुगेदर दे फॉर्म्ड अ चेन, उन्होंने एक चेन बना ली. एंड लिफ्टेड द क्रम विद देयर कंबाइंड स्ट्रेंथ, और उन्होंने एक दूसरे के साथ ताकत लगा करके उस टुकड़े को उठा लिया. स्लोली, धीरे ही सही, बट श्योरली, लेकिन दे कैरीड द क्रम बैक टू द एंट हिल, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो उस क्रम को, उस रोटी के टुकड़े को एंट हिल तक ले जा पाई. वी डिड इट, हमने किया. थैंक यू एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू. वी शोड दैट विथ टीम वर्क एंड नेवर गिविंग अप वी कैन अचीव एनीथिंग, हमने दिखा दिया कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिल करके काम करें और हार ना माने तो हम कुछ भी कर सकते हैं. द एंट शाउटेड, अब वो एंट ऐसे चिल्लाई. एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल, अब उसे खुशी हो रही थी कि उसका टुकड़ा उसके पास घर पर पहुंच गया था. और ग्रेटफुल होना मीन्स दूसरों को थैंक यू बोलना. ऐसा कह के उसने अपनी टीम को थैंक यू बोला. शी एंड हर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, एंट और उसके फ्रेंड्स ने अब इस सक्सेस को सेलिब्रेट किया. We too should learn this lesson from the ants experience, हमें भी चींटियों के इस एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए. Never give up, कभी भी हार नहीं माननी है. No matter how difficult the situation may seem, चाहे स्थिति कितनी भी हमारे अगेंस्ट क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी है. Hope you all like the story. तो आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. अब इस स्टोरी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे हम वो कर लेते हैं. तो फर्स्ट में डिटर्मिनेशन वाज राइट. व्हाई वाज द एंट अनेबल टू टेक द रोटी होम, अब वो रोटी क्यों नहीं ले जा पा रही थी? बिकॉज इट वाज टू हैवी टू कैरी, क्योंकि वो ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी थी. थर्ड इज व्हाट वाज द बर्ड डूइंग, बर्ड क्या कर रही थी? बर्ड वॉज पिकिंग अप लीव्स, ये नंबर 3 इसका आंसर होगा. फोर्थ इज हाउ डिड द बर्ड मेक द एंट फील, बर्ड ने एंट को कैसा फील कराया? तो उसने एंट को इंस्पायर किया, तो एंट फेल्ट इंस्पायर्ड. फिफ्थ इज हाउ डिड द फेलो एंट्स हेल्प, साथी चींटियों ने कैसे हेल्प की? तो उन्होंने हेल्प की बाय जॉइनिंग द एंट इन हर एफर्ट्स, वो जो काम कर रही थी उसके साथ आकर के उन्होंने हेल्प की, तो दैट इज नंबर 3. Let's move on. Next activity is let's speak. Narrate a personal experience about a time when you were motivated by someone or something to carry on and never give up.
आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कोई इंसिडेंट यहाँ पर एक्सप्लेन करो जिसमें आपको किसी पर्सन ने या किसी चीज़ ने इंस्पायर किया हो कि हार नहीं माननी है। योर परसिवियरेंस हेल्प्ड यू, आपकी कर दिखाने की इच्छा, आपकी हार ना मानने की इच्छा ने आपको हेल्प की। परसिवियरेंस मीन्स नेवर गिविंग अप, लगे रहना उस चीज़ पर। नाउ आपके लिए ये प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, तो आप उसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना सकते हो जिसमें आप उस इवेंट का इंट्रोडक्शन दोगे। सेकंड पैराग्राफ में आप करोगे कि आपके सामने चैलेंज क्या था। थर्ड में, अब जैसे स्टोरी बिल्डअप हो रही है, तो थर्ड में आपको बताना है कि आपको क्या चैलेंज आए और आपको वो चैलेंजेस फेस करके कैसा लगा। डिसहार्टन, दैट मीन्स आप एक बार तो निराश हुए होगे। और फिर फोर्थ पैराग्राफ कैन बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, उस मोटिवेशन से आपने क्या एक्शन लिया, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होगा। रिजल्ट क्या हुआ इस पूरे एफर्ट का, और फिर आपने इससे क्या सीखा। रिफ्लेक्शन मीन्स आप पर उसका क्या असर पड़ा, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से आपको एक नरेशन करना है। तो नेक्स्ट पेज पर एक एग्जाम्पल है, लेट्स रीड इट। आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, मुझे याद है एक बार मैंने हार मान ली थी। इट वॉज व्हेन आई ट्राइड आउट फॉर द स्कूल क्रिकेट टीम लास्ट ईयर, ये पिछले साल जब स्कूल क्रिकेट टीम के सिलेक्शन हो रहे थे तब हुआ। आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग द डिटेल्स ऑफ क्रिकेट एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, मैंने अभी क्रिकेट के बारे में सीखना और खेलना शुरू ही किया था। स्कूल अनाउंस द सिलेक्शन फॉर द अंडर 13 टीम, स्कूल ने अंडर 13 टीम के सिलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट किया था। एंड देयर वर लॉट ऑफ चिल्ड्रन, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे हु वर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल कोचिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे टाइम से प्रोफेशनल कोचिंग ले रहे थे क्रिकेट की। दे वर मोर एक्सपीरियंस्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था देन मी, मुझसे। एंड समवॉट बेटर देन मी, और वो शायद मुझसे अच्छे भी थे। इट वॉज माई बिगेस्ट फियर टू फेस दैम इन द ट्राई आउट, अब मुझे यही डर लग रहा था कि स्कूल में जब ट्राई आउट होंगे तो मुझे इनको फेस करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद माई एल्डर ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की। आई प्रैक्टिस्ड एवरी डे फॉर 2 hours फॉर 3 months, 3 महीने तक रोज़ 2 घंटे मैंने प्रैक्टिस की। आई फेल्ट दैट आई बिकेम बेटर, मुझे लगने लगा था कि अब मैं पहले से बेटर हो गया हूँ। एंड बिकेम कॉन्फिडेंट, और मेरे अंदर थोड़ा विश्वास आने लगा था। ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन वाले दिन, एट फर्स्ट आई फेल्ट दैट आई वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड, मुझे पहले ही लगने लगा था कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आई वॉज न्यू, मैं नया था। एंड नॉट कॉन्फिडेंट, और मेरे अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं था। द स्पॉट्स वर फिलिंग वेरी फास्ट, और टीम में स्पॉट्स बहुत जल्दी जल्दी भरे जा रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो रहे थे। एंड आई यट नॉट गॉट द चांस टू प्ले, और अभी तक मेरा नंबर भी नहीं आया था कि मैं ट्राई आउट के लिए जाऊँ, मुझे खेलने का मौका मिले। आई रिमेंबर्ड द कोट, मुझे एक कोट याद आया। सक्सेस कम्स टू दोज हु ट्राई, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। When I was called, जब मुझे बुलाया गया फॉर द ट्राई आउट, ट्राई करने के लिए, आई वॉज शेकिंग, मैं काँप रहा था। एंड कुड नॉट बैट वेल फर्स्ट 2 balls, और पहले 2 बॉल मैं बिल्कुल भी हिट नहीं कर सका। आई थॉट दैट आई मे नॉट बी दैट प्लेयर बट आई हैव टू डू माई बेस्ट एट दिस मोमेंट, मैंने सोचा कि मैं शायद वो खिलाड़ी ना हों जिसे चुने, लेकिन मुझे आज अपना बेस्ट करना है, जो मुझे आता है वो मुझे बहुत अच्छे से करना है। इन द एंड, आखिरकार, माई नेम वॉज कॉल्ड फॉर द स्कूल टीम, मेरा नाम स्कूल टीम के लिए बोला गया। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी दैट गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि पहले से ही हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू कीप ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। आई होप दैट दिस इंस्पायर्स यू टू राइट योर ओन, आप अपने आप से इस तरह से अपने लाइफ एक्सपीरियंस से एक राइटअप कर सकते हो, नरेट कर सकते हो। Let's move on for the next activity. This is writing activity. King Bruce was inspired by the spider. राजा स्पाइडर से बहुत इंस्पायर हुआ था। Think about the steps you can take to overcome a difficult situation and write them down. आप किसी difficult situation से कैसे overcome करोगे, कैसे उससे आगे बढ़ पाओगे, इसके लिए आप कुछ steps note down कर लो। आपको एक letter लिखना है, write a letter to your cousin on how you plan to overcome any difficult situation. आप अपने कज़िन को ये बताओ कि आप किस तरह से प्लान करोगे अगर आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई। एडवाइज नॉट टू क्विट एंड परसिवियर, आप उनको ये एडवाइस करो कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और लगे रहना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ। तो यू हैव टू राइट अ लेटर
दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल अगेन. सो फर्स्ट दिस इज़ द एड्रेस. ये हमने जो बुक में बिगनिंग दी गई है उसी से स्टार्ट किया है. Thank you for your letter asking me about the struggle my elder sister had to begin her education. मुझसे ये पूछने के लिए आपका शुक्रिया कि मेरी सिस्टर को एजुकेशन में क्या चैलेंजेस आए. आई कम फ्रॉम अ विलेज वेयर गर्ल्स आर नॉट जनरली सेंट टू स्कूल फॉर एजुकेशन. मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पर लड़कियों को अक्सर स्कूल के लिए नहीं भेजा जाता है. इन द बिगनिंग, शुरुआत में, माई पेरेंट्स बिलीव दैट अ गर्ल शुड ओनली लर्न टू कुक एंड टेक केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स. मेरे माता पिता को ऐसा लगता था कि लड़कियों को केवल खाना बनाना सीखना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए. दे शुड हेल्प देयर मदर्स विथ चोर्स. उन्हें माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना चाहिए सो दैट दे बिकम रेडी फॉर मैरिज, जिससे कि वो शादी के लिए तैयार हो जाएं. माई एल्डर सिस्टर डिड नॉट लाइक चोर्स. मेरी बड़ी बहन को घर के काम पसंद नहीं थे, बट लव द नॉलेज. लेकिन उसको सीखना बहुत अच्छा लगता था. एंड वॉन्टेड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग. और वो चाहती थी कि वो पढ़ना और लिखना सीखे. शी हैड सो मैनी क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग. वो हर चीज़ से जुड़े हुए सवाल पूछती थी. उसके पास बहुत सारे सवाल थे. शी सॉ बॉयज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे. वो देखती थी कि लड़के रोज़ स्कूल जाते हैं. एंड वॉन्टेड टू गो टू स्कूल हर सेल्फ. और वो खुद स्कूल जाना चाहती थी. One day she went to school without telling anybody and got scolded at home for that. एक दिन वो बिना किसी को बताए स्कूल चली गई और इसके लिए उसकी घर पर डांट पड़ी. माई फादर बिकेम एंग्री विद हर. मेरे फादर उससे बहुत गुस्सा हुए. बट शी डिड नॉट गिव अप. लेकिन उसने भी हार नहीं मानी. नेक्स्ट डे शी वेंट टू स्कूल. अगले दिन वो स्कूल गई एंड आस्क्ड द टीचर टू कम होम एंड टॉक टू द पेरेंट्स. उसने टीचर से कहा कि आप आकर के मेरे पेरेंट्स से बात करो. द टीचर केम होम. अब शाम को टीचर आई. इन द इवनिंग शी केम एंड कन्विंस्ड माई पेरेंट्स टू सेंड हर टू स्कूल. और टीचर ने मेरे पेरेंट्स को मनाया कि वो उसे स्कूल भेजें. शी वॉज द फर्स्ट गर्ल टू गो टू स्कूल इन माई विलेज. वो मेरे गांव की पहली लड़की थी जो स्कूल गई. शी इज़ अ टीचर नाउ. वो अब एक टीचर है. एंड इंस्पायर्स एवरी गर्ल ऑफ द विलेज टू गो टू स्कूल. और वो गांव की हर लड़की को स्कूल जाने के लिए इंस्पायर करती है एंड लर्न टू रीड एंड राइट, है कि वो पढ़ना सीखें. शी नेवर गेव अप ऑन हर ड्रीम्स. उसने अपने सपनों को लेकर के कभी भी हार नहीं मानी. हर स्ट्रॉन्ग विल टर्न नो इनटू यस. उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने ना को हाँ में बदल दिया. एंड नाउ शी इंस्पायर्स मी टू डू द बेस्ट. और अब वो मुझे भी इंस्पायर करती है मेरा बेस्ट करने के लिए. सो दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल. आप इससे इंस्पायर होकर के एक लेटर लिख सकते हो और यू कैन चेंज द इवेंट और अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप लेटर लिख सकते हो. एंड में यू हैव टू एंड द लेटर योर अफेक्शनेटली. इट विल बी योर नेम हियर. द पोम ट्राई अगेन, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज एंड होती है. अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 की नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे.